Hello everyone. Today we will solve exercise 11A क्लास 8 और हम आईसीएसई बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन साइंस मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके जो बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्लास के हम एक्सरसाइज 1A से और चैप्टर 10 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर इससे पहले आप किसी भी एक्सरसाइज से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 11A टॉपिक है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं, है ना। उस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप वो देखिए, क्योंकि उसी बेस पर ये सारी की सारा पूरा चैप्टर डिपेंड है। चलिए करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 11A एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें बहुत सारे टर्म्स दिए गए, कॉमा जहां लग रहा है कॉमा के बाद हर टर्म बना हुआ है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म में गलत बोल गया सॉरी, एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक है कॉमा के बाद 7x प्लस yz अलग है, √5 एक अलग है, √x एक अलग है, इसी तरह एंड सो ऑन। यहां हमें सेपरेट करने कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई भी इसमें अल्फाबेट ना हो, x y z, है ना, जो भी होता है ABCD, हिंदी में आ ई ये सारे के सारे कहलाते हैं वेरिएबल्स। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पूरा। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, विच अ सिंबल विच हैज वेरियस वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसकी बहुत सारी वैल्यू हो वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी है वो सारी कांस्टेंट है, तो वो हमें इसको सेपरेट करने हैं। जैसे पहला -7 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये कांस्टेंट होगा, या 7 + x आ रहा है, ये x आ गया ना, कोई सिंबल आ गया, ये पूरा का पूरा क्या है, वेरिएबल। यहां भी x आ गया तो ये भी वेरिएबल्स है। ये ओनली √5 है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये क्या हुआ, कांस्टेंट। x दिखाई दे रहा तो सोचना नहीं ये वेरिएबल है, यहाँ y z दिख रहा है तो वेरिएबल्स है। 4.5y -xy आ गया तो ये क्या है, वेरिएबल्स। 8 - 5 इसमें कहीं कोई सिंबल नहीं है, 8 में से 5 सेपरेट करो, वैसे 3 सेपरेट नहीं करना, तो मैंने आपको ऐसे बोल दिया। 8 - 5 ये भी नंबर है, ये भी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट। यहां भी 8 है, -5 की जगह 5x है, एक सिंबल आ गया, एक वेरिएबल्स आ गया, तो वेरिएबल्स होगा, ये भी वेरिएबल्स होगा और ये भी वेरिएबल्स होगा। तो मैं डायरेक्ट कांस्टेंट डाल के, जो कांस्टेंट 2 ही निकले शायद, -7 √5 और कौन सा 8 - 5, केवल 3 ही कांस्टेंट है इसमें। तो -7 √5 एंड 8 - 5 आर कांस्टेंट, और बाकी इसके अलावा हटा दो तो जो सब है उसमें सब के सब क्या है, वेरिएबल्स। क्यों, किसी के साथ x है, किसी के साथ y, किसी के साथ z, किसी का yz दोनों है, किसी के साथ xy दोनों है, p भी है कहीं कहीं, है ना, यह p है। चलिए लिखते हैं, इसको करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं कांस्टेंट। जो इसमें से कांस्टेंट टर्म है वो हम सेलेक्ट करके लिख देते हैं। तो कांस्टेंट, सेपरेट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट कौन कौन से निकले, 3 ही टर्म थे, एक -7 कॉमा, दूसरा था √5 एंड लास्ट वन इज एंड 8 - 5 आर कांस्टेंट। बस हो गए कांस्टेंट को खाली। अब हमें वेरिएबल्स इसमें सेपरेट करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। हमने कांस्टेंट को तो अलग कर दिया, बाकी उन जो गिवन सारे टर्म में से इनको हटा दो तो क्या बचे, वेरिएबल्स बचे। थोड़े ज्यादा है, आराम से लिखेंगे। सबसे पहले दे रखा है 7 + x, कॉमा लगा दो, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये वेरिएबल्स है। अब दूसरा देखते हैं, 7x + yz, ये दूसरा वेरिएबल्स आ गया। फिर √5 तो यहां आगे कांस्टेंट है। फिर देखा √xy, वेरिएबल्स है। एक और है 3yz/8। फिर दे रखा मैं 4.5y -3x, ये भी वेरिएबल्स है। 8 - 5 दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू में, ऊपर चूंकि कांस्टेंट है। उसके बाद हमें दे रखा है 8 - 5x, ये वेरिएबल्स है क्योंकि सिंबल आ रहा है। 8x 8 है ये ना, 8x - 5y × p, और लास्ट वन इज वो दे रखा है 3y² z/4x। ये सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स।
किसी में भी अगर सिंबल्स है अल्फा बीटा गामा भी एक सिंबल होते हैं, वो भी वेरिएबल्स में आते हैं ना। हिंदी के अल्फाबेट हो सकते हैं, आ बड़वाना बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, आ ई का खा का, ये सब वेरिएबल्स हैं। इसी तरह अगर आपने सुना हो थीटा वगैरह, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, इंग्लिश में आते हैं, तो वो भी वेरिएबल्स हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। 4 पार्ट हैं, ये 4 पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, हमें बताना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं। चलिए करते हैं इसे भी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने हर टर्म को नोट कर लिया, हर पॉलिनोमियल्स को, है ना। पहला था 8 - 3x। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सब नोट कर लिया। अब करते हैं, देखिए 1 माइनस से सेपरेट होते हैं, 1 और 1 2 टर्म्स है, और 2 टर्म्स वाले को हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो 8 - 3x इज अ बाइनोमियल। यहां आपकी चॉइस है, आप हेडिंग डाल के मोनोमियल्स बाइनोमियल टर्म्स अलग अलग लिख सकते हो। मैं सबको अलग अलग लिख देता हूं, ठीक है ना, जिससे अगर आपको कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। एक्स बाई स्क्वायर, अब यहां प्लस माइनस तो कहीं है नहीं, बीच में क्या है इंटू, इंटू से हमें कोई मतलब नहीं कि क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो एक्स बाई स्क्वायर इज अ मोनोमियल। 3 बाई स्क्वायर, माइनस का साइन आ गया तो टर्म अलग हो गया, सेकंड हो गया। उसके बाद फिर प्लस आ गया तो ये तीसरा टर्म हो गया। 1 2 3, 3 टर्म वाले को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो इज अ ट्राइनोमियल। 3 बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 8 इज अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। यहां देखें 9x माइनस आ गया, 9 माइनस से टर्म अलग, फिर प्लस आ गया, फिर टर्म अलग, फिर माइनस आ गया, फिर टर्म अलग। तो कितना होगा 1 2 3 4, मोर देन 2 टर्म्स को 3 टर्म्स तक तो हम लिखते हैं ट्राइनोमियल। इससे भी अधिक है, चाहे 4 हो चाहे 5 हो 6, तो उन सबको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इज अ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। 3x इंटू 5 हमने बताया था टर्म हमेशा प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। तो 3x इंटू 5 ये नहीं, ये अलग टर्म, ये अलग, इंटू है प्लस नहीं है, तो ये एक ही टर्म कहलाएगा, ये अलग नहीं हुई, सेपरेट नहीं हुई है। तो 3x इंटू 5 एक ही टर्म है, एक ही टर्म वाले को हमने भी बताया मोनोमियल। तो 3x इंटू 5 इज अ मोनोमियल। मोनोमियल सेम ये है, या इंटू तो डिवाइड है, डिवाइड से भी सेपरेट नहीं होता, तो ये भी एक ही टर्म है 3x डिवाइडेड 5 तो ये भी क्या हो गया, इज अ मोनोमियल। 2y डिवाइडेड बाई 7, तो ये तो एक ही रहेगा, डिवाइड का सिंबल है, फिर प्लस आ गया, प्लस से अलग हो जाता है 3x, फिर माइनस आ गया,
तो ये भी अलग हो गया। तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये पूरा, तो कितने टर्म हो गए? 3, 1 2 3, और 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। तो 2y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3x माइनस 7 इज अ ट्राइनोमियल। एंड द लास्ट वन इज 4 माइनस माइनस का साइन आ गया, फिर देख रहे हैं हम यहाँ प्लस का साइन आ गया, फिर देख रहे हैं प्लस का आ गया। तो माइनस प्लस से अलग होते हैं, कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4, मोर देन 3 टर्म्स हैं, है ना, तब क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। तो इज अ पॉलिनोमियल्स। तो हमने ये भी सेपरेट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 के सभी टर्म को बता दिया कौन सा टर्म क्या है, ये सब हम सेपरेट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो। फर्स्ट इज xy प्लस 7z। अब देखो हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, उसमें ये सब डिस्कस हो चुका है। डिग्री हम कैसे निकालते हैं, कौन सा मोनोमियल होता है, कौन सा बाइनोमियल होता है ना, कि कोफिशिएंट क्या होता है या टर्म्स क्या होते हैं, उनको कैसे सेपरेट करें, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा था अगर ये आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे ऊपर लिंक में उसी का दे दो, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके। ओके, तो आप उसको जरूर देखें, उससे सब क्लियर है। यहाँ मैं आपको तब भी अभी एक बार फिर समझाता रहूंगा, क्लियर करता रहूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन 4 को। फर्स्ट पार्ट इज xy प्लस 7z। तो देखिए डिग्री होती क्या है, हम डिग्री में अलग अलग टर्म की यानी कि सेपरेट टर्म की पावर निकालेंगे, जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ना। जैसे फर्स्ट टर्म ये x और y, x का कुछ नहीं यानी कि x की पावर 1 है, और y की कुछ नहीं यानी कि y की पावर 1 है। एक टर्म की जितनी भी पावर उन सबको ऐड कर लो, वैसे ऐड नहीं होती है ना। कहीं आप सोचो x इंटू वाई की पावर है तो x की पावर 1 प्लस 1, ऐसे नहीं होता है। डिग्री के केस में एक पावर ये और एक पावर ये, एक टर्म की अलग सेपरेट टर्म की, तो 1 प्लस 1 कितना के 2। यहां क्या है, यहां z की पावर 1 है, तो उसको हमने वेरिएबल्स की बात चलिए 1 ही रह गई। तो जिसकी टर्म की पावर अधिक हो वो उसकी डिग्री कहलाती है। 1 1 2 और यहां 1 आ रही है, तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल्स है? 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स होगा। बात समझ में आ गई? मैंने क्या, ईच टर्म की जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावरों को हम ऐड करेंगे। हर टर्म की जिस किसी भी टर्म में सबसे अधिक सम बैठा हो पावर का, वो उसकी डिग्री होगी। जैसे यहां 1 1 2 और यहां सिर्फ 1, तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या, ऐसे लिखोगे, द डिग्री ऑफ जो भी है क्या है पॉलिनोमियल्स xy प्लस 7z एज कितनी हुई? 1 1 2। आंसर इसका ही हो गया, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। नाउ सेकंड पार्ट मैंने लिख ली, जैसे कि समय वेस्ट ना हो, आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, हमें इसकी डिग्री निकालनी है। तो मैंने लिखते हैं डिग्री ऑफ x² माइनस 6x³ प्लस 8h। इस टर्म की डिग्री पावर कितनी है? 2। इस टर्म की पावर 3, तो 2 ज्यादा है कि 3 ज्यादा है, मैक्सिमम में ग्रेटर देन 2। तो जिस भी टर्म की पावर अधिक हो या एक्सपोनेंट अधिक हो वो उसकी डिग्री होती है। तो 3 है तो क्या हो जाएगी, द डिग्री ऑफ x² माइनस 6x³ प्लस 8h 3, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। अब यहां देखें, यहां पर y का मतलब पावर 1, y का मतलब y रेज़ टू द पावर 1। ओके, सेकंड टर्म में क्या है, पावर 2, और थर्ड टर्म में पावर 8। कौन सी पावर अधिक है, 1 अधिक है कि 2 या 8? कौन सी मैक्सिमम, कौन सी मोर है? 8। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 8। द डिग्री ऑफ y माइनस 6y² प्लस 5y रेज़ टू द पावर 8 इज 8। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ xyz माइनस 3। अब ये माइनस से पहले ये पूरा है तो एक ही टर्म हुआ, x का मतलब x रेज़ टू द पावर 1, y का मतलब y रेज़ टू द पावर 1, z का मतलब z रेज़ टू द पावर 1। एक टर्म में जितनी पावर उन सबको ऐड करो, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 2 1 3, यहां 3 हो यहां 1, तो कितनी डिग्री होगी इसकी? एज 3। द डिग्री ऑफ xyz माइनस 3 इज 3। फिफ्थ पार्ट, द डिग्री ऑफ xy प्लस yz² माइनस zx³। अब देखो प्लस माइनस से टर्म अलग होते हैं, तो एक टर्म तो ये xy, तो इसमें कितनी टर्म हुई, सॉरी टर्म बोल रहा हूं, कितनी डिग्री हुई? 1 1, दोनों को ऐड करेंगे पावर को, 2, यहां कितनी हुई? 2 प्लस 1 3, इसमें 2 है, इसमें 3, यहां इसमें कितने 3, और z का मतलब z की पावर 1, 3 प्लस 1 4, तो यहां 4 या 3 या 2, मैक्सिमम क्या 4। द डिग्री ऑफ xy प्लस yz² माइनस zx³ इज 4। ये हो गया फिफ्थ पार्ट। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, the last part of question number 4, sixth part, the degree of x raised to the power 5 y raised to the power 7 minus 8x raised to the power 3 या x³ जिसे बोलते हैं, y raised to the power 8 प्लस
10x रेज टू द पावर 4, y रेज टू द पावर 4, z रेज टू द पावर 4। तो देखो फर्स्ट टर्म देखें 7 + 5 कितना हुआ 12। मैं शॉर्ट में ऊपर लिखा फर्स्ट टर्म की कितनी डिग्री बैठ रही है, पावरों का सम 12। थर्ड टर्म सेकंड टर्म में देखें 8 + 3 11। इसे देखें 4 + 4 + 4 4 4 8 4 12। यहां भी 12 यहां भी 12। कितनी बार आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम पावर कौन सी है 12 है। 12 यहां भी है, उससे कोई फर्क नहीं हो सकता तीनों 12 हो, उससे कोई फर्क नहीं। मैक्सिमम क्या है 12। तो इसकी डिग्री क्या होगी, द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स इज 12। तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट ए बी इन 7abx। चलिए करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ ए बी इन 7abx, हमें जिस किसी का भी कोफिशिएंट निकालना हो उस टर्म में से उसको हटा दो, ए बी को हटा दो, क्या बचा 7x। तो आंसर इज 7x। दूसरे शब्दों में हम बताएं जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उससे इसमें डिवाइड कर दो। जब हम 7abx में ए बी से डिवाइड करेंगे, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो 7x विद साइन आएगा। हो सकता था -7abx होता तो इसका कोफिशिएंट हो जाता -7x। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में पूछा है 7a। कोफिशिएंट को हम शॉर्ट में CO डबल एफ लिख देते हैं। ऊपर तो पूरी स्पेलिंग दी थी, आगे में सारे पार्ट्स में CO डबल एफ लिख देता हूं। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ पूछा है 7a, किसमें इन 7abx। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्या सोच रहे हैं कि 7a से डिवाइड कर दी तो बिल्कुल ठीक। या दूसरे शब्द में हमने कहा था जिसका पूछा है उसको हटा दो, 7a हटा दिया तो क्या बचा bx। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज कोफिशिएंट ऑफ 5x² इन 5x² - 5x। अब हमें 5x² तो यहां आ रहा है, इसमें से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 1। तो कोफिशिएंट क्या हो गया 1। इक्वल की जगह आप इज भी लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ 5x² इन 5x² - 5x इज 1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना। अब यहां देखिए 8 का पूछा किसमें इन a² - 8ax + a। तो हम देखो अगर कोई डाउट है तो आप समझ लीजिए। मैंने कहा जिस टर्म में 8 आ रहा, किस टर्म में आ रहा है -8ax, तो लिख लो -8ax। जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए 8 का, 8 से डिवाइड कर दो, 8 से 8 कैंसिल हो गया तो क्या बचा -ax। तो कोफिशिएंट ऑफ 8 इन a² - 8ax + a, एज भी लिख सकते हो या इक्वल भी, कितना आया था -ax। ओके, एंड लास्ट फिफ्थ, कोफिशिएंट ऑफ 4xy इन x² - 4xy + y²। 4xy यहां रहा है, जब हम 4x -4xy में 4xy से डिवाइड करेंगे, 4xy से 4xy कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली माइनस। माइनस का मतलब -1। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का है, कोफिशिएंट पे बेस का है। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन 6 क्या है। क्वेश्चन 6 इज इन 5/7 xy² z³ राइट द कोफिशिएंट ऑफ। इसी में निकालना सब। 5 का क्या होगा, 5 से 5 हटा दो तो 1/7 xy² z³, ये हो गया। 5/7 का क्या होगा, 5/7 को हटा दो, यहां से रिमूव कर दो तो क्या बचा xy² z³, इसका कोफिशिएंट हो गया। अब पूछा है 5x का, तो 5x को रिमूव करो तो क्या बचा y² z³/7 या 1/7 y² z³। इस तरीके से हम इन सारे पार्ट्स को करेंगे। चलिए करते। तो ये हमने लिख ली सब। हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना था कोफिशिएंट ऑफ 5 इन 5/7 xy² z³। तो 5 को हटा दो, या दूसरे शब्द में इसमें 5 से डिवाइड कर दो। 5 से 5 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा 1/7 xy² z³। तो ये कोफिशिएंट हो गया 5 का, किसमें 5/7 xy² z³। फिर कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ 5/7 इन 5/7 xy² z³। तो 5/7 को रिमूव कर दो, हटा दो, क्या बचा xy² z³। तो क्या हो गया इज xy² z³। इट इज द कोफिशिएंट ऑफ 5/7 इन 5/7 xy² z³। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट कोफिशिएंट ऑफ 5x, तो 5x को रिमूव करो, क्या बचा अपॉन में 7 और y² z³, क्या होगा इज 1/7 y² z³। तो जिस टर्म में जिसका कोफिशिएंट पूछा उसको आप हटा दी, उसके अलावा विथ साइन जो भी बचा है, जैसे इसमें xy², तो xy² को हटा दो, क्या बचेगा 5/7 z³। तो इसका कोफिशिएंट हो गया कोफिशिएंट ऑफ xy² इन 5/7 xy² z³ इज xy² को हटा दिया तो क्या बचा एज
5/7 वाई स्क्वायर जेड क्यू। ओके, तो ये फोर्थ का आंसर हो गया 5/7 एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर भी पूछा तो वाई स्क्वायर को उठाना में, एक्स वाई स्क्वायर तो क्या चाहिए 5/7, वाई स्क्वायर नहीं आएगा, मैंने मेरी मिस्टेक लिख दिया है 5/7 जेड क्यू। तो है इजी। कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यू, तो जेड क्यू किस में डिवाइड कर दें, हटा दे, एक ही बात है, जेड क्यू से जेड क्यू कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/7 एक्स वाई स्क्वायर। ये इसका कोफिशिएंट आ गया, किसका कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यू इन 5/7 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू। क्या हो जाएगा, जेड क्यू हट गया तो 5/7 एक्स वाई स्क्वायर। ओके, नाउ 6, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। बताइए क्या होगा एक्स जेड क्यू का, तो एक्स ये रहा जेड क्यू, क्या बचा 5/7 वाई स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट हो गया 5/7 वाई स्क्वायर। ये मैंने लैंग्वेज पूरी इसलिए लिख ली क्योंकि बार बार लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ऐसे आपको करना है। कोफिशिएंट आपको इतने सारे नहीं आएंगे, डरने की एक या दो पूछेगा, ये तो आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है इसलिए इतने सारे दे रखे हैं ना। तो कोफिशिएंट ऑफ 5xy स्क्वायर इन 5/7 xy स्क्वायर जेड क्यू। तो बताओ क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर तो हट गया, ऊपर से 5 भी हट गया, तो क्या 1/7 बचा और जेड क्यू, तो क्या हो गया 1/7 जेड क्यू। एक मैं आपको सॉल्व कर दूं, इसी को सॉल्व कर दूं। देखो हमें कोफिशिएंट निकालना था इसमें 1 किसमें, इसमें लिखता हूं 5/7 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू में। इसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, ये कर रहे थे हम 5xy स्क्वायर, तो हमें डिवाइड कर दो 5xy स्क्वायर से। जिस टर्म में जिसका कोफिशिएंट वो टर्म लिखो और जिसका कोफिशिएंट 5 का उससे डिवाइड कर दो। एक्स वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 1/7 जेड क्यू। वही तो हमने लिखा था 1/7 जेड क्यू। ऐसे कर रहे हैं। अब हमें यहां करना है 1/7 वाई जेड का। तो देखो 1/7 अपन का 7 हट गया तो 5 बचा एक, तो x तो यहां आई नहीं तो x पूरा पूरा रहेगा। अब किसका चाहिए y z का, तो y से डिवाइड करेंगे, यहाँ y की पावर 2 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो खाली y बचेगा, और z की पावर 3 है, अपन में z है, तो z में 3 में से एक पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो z स्क्वायर। तो क्या जाएगा 5xy z स्क्वायर। आया नहीं समझ में, या समझाऊं दोबारा से, चलो इस तरीके से समझा देता हूं। हमें क्या टर्म था 5/7 xy स्क्वायर जेड क्यू। इसमें हमें कोफिशिएंट फाइंड करना था, ये रहा 1/7 वाई जेड, सॉरी भाई, तो 1/7 वाई जेड। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा, एक तो 5 बचा, ये x बचा, जानते हो y से एक पावर कैंसिल हो जाती है, y एक पावर पर जाएगी, 3 में से एक गई तो 2। ओके, तो ये ऐसे आ गया था 5xy जेड स्क्वायर, जो कि हमने यहां लिखा था xy जेड स्क्वायर। आपको समझ में आ गया। जेड का पूछा है तो खाली जेड हटा दो, बाकी तो सब रहेगा 5/7 रहेगा, x भी रहेगा, y स्क्वायर भी रहेगा, जेड की पावर 3 है, यहां केवल सिंगल जेड पूछा है, तो एक पावर कम कर दो, 3 में से कम करोगे तो जेड स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ y जेड स्क्वायर इन 5/7 x y स्क्वायर जेड क्यू इज, बताओ क्या होगा, y जेड स्क्वायर को हटाना है, तो 5/7 x तो रहेगा, x और 5/7 से तो हमें कोई मतलब ये रहेगा, y की पावर 2 और केवल सिंगल, इसका तो कोफिशिएंट पूछा तो सिंगल पावर हटाने में 5 रहेगा, और क्या है जेड स्क्वायर, यहां पर दे रखा है 3, तो 3 में से 2 पावर कम कर दो तो 1 पावर बचेगी, 1 का मतलब ओनली सिंगल जेड। 5xy जेड, तो 5 हटेगा तो क्या बचेगा 1/7, x हट गया, y की पावर 1 और z की पावर 1 कम कर दो, y की पावर 2 है, एक कम कर दो y, z की पावर 3 है, एक कम कर दोगे तो z की पावर 2। तो ये लास्ट पार्ट का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। द कोफिशिएंट ऑफ 5xy इन 5/z x y square zq is 1/7 y z square. Now last question of this exercise, question number 7, and question is, in each polynomial given below separate the like term। दो पार्ट्स रखे हैं, इसमें हमें like term को सेपरेट करना है। like term क्या होता है वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखिए, यहां मैं जल्दी से बता देता हूं। ऐसे टर्म जिनके वेरिएबल तो सेम हो, दूसरे शब्द में लिटरल फैक्टर से, लिटरल फैक्टर से मतलब अगर वेरिएबल एक्स वाई है, वेरिएबल एक्स वाई तो यहां भी है, लेकिन यहां वाई की पावर 1 यहां भी 1 है, यहां एक्स की पावर डिफरेंट है, यहां एक्स की पावर 1 है, यहां एक्स की पावर 2 है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, साइन से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव हो सकता है, मेन है उनके लिटरल फैक्टर सेम हो, मतलब कहने का जो भी वेरिएबल से दोनों हो उनकी पावर भी सेम हो। तो हम
सेपरेट करते हैं। और ये नहीं है कि अब केवल 3xy का हो सकता है 2-3 पेयर बन जाए, तो जो लाइक टर्म है मैं उनको ब्रैकेट में लिख दूंगा। चलिए करते हैं। 3xy पहले इसी का ढूंढते हैं। देखिए 3xy, अब ऐसा ढूंढो उसमें जिसमें xy हो या yx हो। यहां तो x की पावर 2 है, बेकार हो गया, यहां y की पावर 2 बेकार, यहां ये मिल गया -8 y की पावर 1 और x की पावर 1, यहां भी वही थी, मतलब xy है, सिंगल xy है, यहां भी सिंगल xy है, yx xy एक ही बात होती है। आप जानते हैं a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू होता है ना कम्यूटेटिव लॉ के चक्कर में। तो ये दोनों हो गए लाइक टर्म और कोई नहीं है xy, तो एक तो हम इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में, ये लाइक टर्म है। अब देखें दूसरा ही ले लो, yx स्क्वायर -4yx स्क्वायर, यानी कि ऐसा टर्म ढूंढो जहां y की पावर 1 हो x की पावर 2, ये नहीं है, y की पावर 1 x की पावर 2 ये मिल गया, तो -4yx स्क्वायर और 2.5x स्क्वायर y, और भी कोई है क्या y की हाँ x ये मिल गया एक, और x स्क्वायर y, देखो x की पावर 2 y की पावर 1, ये तीनों आपस में लाइक टर्म है। और एक बचा ये y स्क्वायर x, तो y स्क्वायर x का ये मिल गया, तो ये आपस में लाइक टर्म है। समझ में आ गया? अब मैं आपको लिख देता हूं पेपर पर। तो सबसे पहले था 3xy, तो 3xy, अब इसका लाइक टर्म इसके साथ देख देता हूं। 3xy के साथ हमें मिला था -8yx और xy का कोई नहीं था, तो एक तो ये पेयर हो गया, ये लाइक टर्म है आपस में जो ब्रैकेट में लिखे ना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हमने ढूंढा था -4yx स्क्वायर, इसके साथ देखिए दूसरे टर्म में इसके आगे देखा है 2xy स्क्वायर, x की पावर नहीं होगा, फिर देखा है 2.5, हाँ जी ये हो गया, कॉमा 2.5 मैं लिख दूं पहले, फिर आपको समझ आ जाएगा। x स्क्वायर y, देखो x की पावर 2, यहां भी 2, y की पावर 1, y की पावर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, एक ये हुआ। हमें देखना है x की पावर 2 1, हाँ, और एक सबसे लास्ट में दे रखा है कि x स्क्वायर y, एक ही हो गया। ये दो मिले हमें, एक ग्रुप ये मिला जो आपस में लाइक टर्म है, एक ग्रुप ये मिला ये भी आपस में लाइक टर्म है। अब देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर वाला, वो यहां लिख देता हूं मैं, ये देखा मैं 2xy स्क्वायर कॉमा, अब xy स्क्वायर वाला यानी कि y की पावर 2 हो, हाँ मिला एक, -3.2y स्क्वायर x आर लाइक टर्म्स, ये आपस में लाइक टर्म्स, ये नहीं सारे ब्रैकेट वाले, ये आपस में लाइक हैं, ये तीनों आपस में लाइक हैं, ये तीनों आपस में। जब आप लिख लो तो चेक जरूर कर लो, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, जिससे कि कोई रह तो नहीं गया। अब मैं उसे भी काउंट कर लूँ 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 ही है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट और लास्ट क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज का, सेकंड पार्ट। चलिए लिखते हैं, स्टार्टिंग से लिख देते ना, मैं क्वेश्चन दिखा नहीं रहा, आपको समझ में आ गया। पहला टर्म ये रखा है वाई स्क्वायर जेड क्यू। अब इस ऐसे टर्म ढूंढने जिसकी पाई की पावर 2 हो इंटू जेड की पावर 3 हो। नेक्स्ट टर्म में दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू, तो ये तो होगा नहीं, एक्स आ गया, थर्ड टर्म में भी एक्स है तो होगा नहीं। इसे देखते हैं, यहां दे रखा है, हाँ ये है, यहां दे रखा है फोर्थ टर्म में -4y स्क्वायर जेड क्यू, देखो y की पावर 2 है, जेड की पावर 3, ये आपस में लाइक टर्म है। और देखते हैं अब है कोई आगे, हाँ एक सबसे लास्ट में 2z क्यू वाई स्क्वायर दे रखा है, तो देखो जेड की पावर 3, यहां भी 3, y की पावर 2 2, तो ये तीनों आपस में लाइक टर्म है। इसके अलावा और देखते हैं, अब हमें दे रखा है यहां दूसरा नंबर पर जो टर्म है एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू, इसके लाइक टर्म ढूंढते हैं। ऐसे टर्म ढूंढने हमें जिसमें x की पावर 1 हो यानी कि सिंगल x हो, y की पावर 2 और z की पावर 3 हो, ढूंढता हूं मैं। इसके आगे हमें देखा x की पावर 2, यहां तो x की पावर नहीं होगा, y स्क्वायर जेड क्यू नहीं होगा, हाँ मिल गया एक, ये मिला -8x जेड क्यू वाई स्क्वायर, देखो x की पावर 1 है, z की पावर 3 और y की पावर 2, एक तो ये मिल गया, और कोई है और कोई नहीं है। तो ये दोनों पेयर भी, दोनों टर्म भी आपस में कैसे हैं, लाइक टर्म। अब और ढूंढते हैं, अब है -5x स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये जरूरी नहीं आप ब्रैकेट में कॉमा लगा सकते हो और इस सेमी कोलन से लगा देते हैं, इससे सेपरेट हो जाते हैं। इससे पहले वाले ये सब लाइक टर्म, इसके बाद वाले ये सब लाइक टर्म, यहां भी मैं लगा दूं, अब अलग आ गया -5x स्क्वायर बाई जेड। अब हमें ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिसमें x की पावर 2 हो, y की पावर 1 और z की पावर 1 है ना। चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले नहीं है, ये भी नहीं है, 4y स्क्वायर, x भी चाहिए, इसमें तो कोई मिला नहीं, मिल गया एक, वो दे रखा है 3x स्क्वायर बाई जेड, सेकेंड लास्ट टर्म, ये हो गया। अब काउंट कर लू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके।
ये आर लाइक टर्म, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं वो आपस में लाइक टर्म से, ये नहीं सारे के सारे, ये तीनों आपस में लाइक हैं, ये दोनों आपस में लाइक हैं और ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 7 ही थे इसमें, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, है ना, क्योंकि इसमें आपके जितने भी इसके बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके, और आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।